जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, बहुत ही विकट परिस्थिति है। उसके बावजूद अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखें। आपके मन में कभी कभी ये सवाल उठती होगी, अरे यार ये वीडियो देखकर क्या करें, कैसे पढ़ाई कर पाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप ये मानकर चलिए कि अभी मेरे लिए मेरे मोबाइल के टीचर से यही हमें कुछ सिखा सकता है। यही आशा लेकर आप घंटा 2 घंटा अपने मोबाइल से ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से मर्सकलेज वाणिज्यवाद की उत्पत्ति हुई थी, किस तरह से लोग एक देश से दूसरे देश व्यापार करने की कोशिश करने लगे थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट की तरफ आया, मतलब पूर्वी देशों में अपना पांव पसारा। किस तरह से महत्वाकांक्षी इंग्लैंड अपना पांव पूरी दुनिया में पसारना चाहता था और वो हद भर तक सक्सेस भी हो चुका था। इंग्लैंड शुरुआत से ही पूरे विश्व पर दबदबा कायम करने की चाहत रखती थी। वो हमेशा सोचता था, काश पूरा विश्व मेरे मुट्ठी में हो। 1600 लगभग ईस्वी की बात है। 15वीं-16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की महत्वाकांक्षा चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वो लगभग देशों के साथ व्यापार करना चाहता था और कुछ यही चाह लेकर भारत भी आया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। देखिए, इंग्लैंड joined the race for control over Indian Ocean trade routes somewhat late. In 1600, the English East India Company acquired the social right to trade with the East from Queen Elizabeth I of England. Thus, the company did not have to fear competition from other English trading companies, thus making all the profit across the ocean. When the English people reached India, they found the Portuguese on the western coast of India. However, the English East India Company opened its first trading post, known as the Station or Factory, in 1608 at Surat on the west coast. इंग्लैंड शुरुआत से ही जो पूरे विश्व में व्यापार करने की मानसा रख चुका था, वो उसे भारत आने में लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो इंग्लैंड की थी, उन्होंने समुद्री मार्ग से भारत अपने आदमियों को भेजना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने और उस समय इंग्लैंड का जो कंपनी थी और सब कंपनी के मुकाबले थोड़ी सी स्ट्रांग थी। वो ज्यादा से ज्यादा सामान निर्यात करने की बात सोचती थी। और उस समय जो लोग थे, उस समय और भी अगर देश व्यापार करते थे, अरब देश हो गए, तुर्की हो गए, तो इन लोगों से थोड़ा सा भी डर इंग्लैंड को नहीं था। वो ये मानते थे कि हमारा गुड्स जो है उन लोगों के मुकाबले बेस्ट क्वालिटी का है, उन लोगों से बहुत अच्छा है। और इस तरह से 1608 ईस्वी में इंग्लैंड की कंपनी ने सूरत में 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापार करना शुरू कर दिया था। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंग लिव्ड एट द मुगल कोर्ट फॉर अबाउट 3 years between 1608 to 1611. Sir Thomas Roy was sent by English Monarch James I in 1615 to secure trading agreement with Mughal Emperor Jahangir. Subsequently, the company established factory at Bharat and Ahmedabad. Also, by 1640, the English opened their factory at Fort St. George
later Madras Presidency. By the early 7th century, the Dutch too were exploring the possibility of trade in the Indian Ocean. Soon the French too erected the first French factory by established in Surat 1668. ध्यान दीजिएगा, जिस समय इंग्लैंड शुरू में ही भारत में कॉम का साधना शुरू किया था, जिस समय इंग्लैंड के पहले व्यक्ति डब्ल्यू हॉकिंग और उसकी ही एक साथी भारत आए थे, उस समय भारत पर मुगलों का राज था। और चूंकि ये 1608 से 1611 ईस्वी की बात है, तो उस समय भारत पर जहांगीर की शासन थी। उस समय भारत में अरब देश और तुर्क देश का दबदबा हद से ज्यादा था। उस समय का भारतीय शासक जो थे जहांगीर, उस समय तुर्की लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास रखते थे। तो अंग्रेज थोड़ा सा बुक से हटकर स्टोरी है। अंग्रेज उस समय ने सोचा, अगर हम लोग तुर्की लोगों को, तुर्क देश के लोगों के प्रति जहांगीर के मन में विष घोल दिया, उनसे अगर ध्यान भटका दिया, तो मेरा जो व्यापार करने का मनसा है, भारत पर जो राज करने का मनसा शुरू से ही देखा था, वो शायद हद भर तक पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से इंग्लैंड ने कूटनीति अपनाई और जहांगीर के शासन में धीरे धीरे अपना पांव जमाने लगा। और एक समय ऐसा आया कि इंग्लैंड वासी जहांगीर का विश्वसनीय हो गया और अच्छे अच्छे पदों पर वो आसीन हो गया। और तुर्की वासी के खिलाफ जहांगीर के मन में विष घोलने लगा और तुर्की को भारत से भगाने का पूरी प्रयत्न किया। उस समय चूंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वास कीजिए, आज जितने हम लोग के गांव घर में जो अनाज रखते हैं, जितने चावल गेहूं आज नहीं हम लोग रख पाते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा उस समय भारतीय लोग सोने चांदी के जवाहरात या यूं ही सोने चांदी की बिस्किट या सोना चांदी ऐसे ही धातु समेट कर रखते थे अपने अपने घरों में। भारत चूंकि उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, तो अंग्रेज ने सोचा, अगर भारत को अपने बस में ले लें, भारत को अगर अपने बस में कर लें, भारत पर मेरा शासन हो जाए, तो हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगी, हम ज्यादा लाभ कमा पाएंगे और हम लोग एक सब कंट्री के रूप में डेवलप हो जाएंगे। क्योंकि उस समय भारत सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं था, उस समय भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था। जब पूरा विश्व अंधकार के मार्ग में भटक रहा था, उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय जो था अपना ज्ञान पूरे विश्व में बिखेर रहा था। और जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ाई करते थे, वो छात्र कभी बेरोजगार होते ही नहीं थे, क्योंकि वहां पर 5 अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी। शिल्प शिक्षा हो, संगीत शिक्षा हो, नृत्य शिक्षा हो, या और कोई अलग कारोबार करने की शिक्षा हो, या फिर एजुकेशनल दृष्टिकोण से जो आज शिक्षा वर्ग इस संसार में व्याप्त है, उस शिक्षा की बात हो। इस सभी शिक्षा देने में आपका नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही अव्वल था। तो इंग्लैंड इस बात को फायदा उठाना चाहता था, अगर भारत पर हम लोग का शासन हो जाए, अगर भारत पर हम लोग का शासन हो जाए, तो यहाँ व्यापार करना ही सिर्फ आसान नहीं होगा, यहाँ के लोगों से हद से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था। और उन्होंने हद भर तक इन सभी मंशाओं पर खरा भी उतरा और वो भारत को आगे चलकर गुलाम बना भी लिया। लेकिन शुरुआत की बात है, जिस समय जहांगीर शासन कर रहे थे भारत पर, उसी समय विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने अपने एक साथी के साथ भारत आया और इंग्लैंड की रानी को सूचित किया, यहाँ पर व्यापार करने का सिर्फ ना ही अच्छा साधन है, बल्कि यहाँ पे संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यहाँ पे हद से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 1640 ईस्वी में 1615 में पहला फैक्ट्री
और 1640 आते आते इन्होंने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कर ली थी और धीरे धीरे 1668 जाते जाते उन्होंने फ्रेंच फैक्ट्री जो 1668 सूरत में स्थापना किया था वो भी अपने बस में लेने का हद भर तक कंट्रोल किया था। By early 17th century, the Dutch too were exploring the possibility of trade in Indian Ocean. उस समय जो डच लोग थे 17वीं शताब्दी के आसपास में भारतीय महासागर से व्यापार करने आते थे। Soon French to arrive the first French factory और जल्द ही फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित कर लिया था 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका बुक बोलता है ट्रेड वार्स। All the European companies here in high competition now, they all bought the same thing, fine quality of cotton and silk, proper cloths, cardamom and cinnamon, which were in great demand in Europe. Competition emerged that European companies pushed up the purchase price in India as well as selling price decreased in Europe. It reduced the profit. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. Each company was supported by its own government. The rivalry among these European nations was so intense that now trade was carried on with arms. They engaged bloodshed on the open sea. Through the 17th and 18th century, the rivalry sank each other's ships, blocked route and prevented river ships moving the supplies of goods. बोलता है जब 17वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही, जब 17वीं शताब्दी अपने चरम पर पहुंची थी, जब 17वीं शताब्दी अपने चरम पर थी, तो उस समय मानो एक ट्रेड वार छिड़ गया था पूरे यूरोपीय देश में, क्योंकि जितने भी यूरोपीय देश भारत आते थे उन लोगों का एकमात्र मंशा थी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना एकमात्र मंशा से आते थे। तो चूंकि भारतीय बाजार में कंपटीटर्स जो थे, जो व्यापारी थे, वो हद भर तक बढ़ गए थे, क्योंकि अरब देश के लोग आते थे, फ्रांस से आते थे, यूरोप सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे देश से लोग आते थे भारत में व्यापार करने के लिए। तो उन लोग का जो व्यापार था, उन लोग का जो ट्रेड्स था, इतना आराम नहीं था। उस समय सभी मार्केट में सेम ही चीज की मांग थी, कॉटन हो, सिल्क हो, पेपर हो, ग्लव्स हो, कार्डमम हो, इन सबों की मांग थी। और सभी के सभी व्यापारी, सभी के सभी ट्रेडर्स जो थे, सब यही सब सामान का ट्रेड्स करते थे, भारत से ले जाकर अपने अपने कंट्री में सेल करते थे। तो चूंकि उस समय ट्रेडर्स ज्यादा था, तो लाजमी सी बात है जब कंपटीटर्स बढ़ेंगे तो सामान के दाम, सामान का जो कॉस्ट होता है, जो गुड्स का कॉस्ट होता है, जो उपजाते हैं उन्हें तो अच्छा मिलेगी ही। तो उस समय भारत तो मुनाफे में था, लेकिन इसके बावजूद भारत में से सस्ते सामान लेकर जो यूरोप की कंपनियां थी, यूरोप के जो कंट्रीज थे, वो और सभी देशों में जाकर महंगे बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मार्केट में ज्यादा ट्रेडर्स कूदे तो उस समय इन लोगों को लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ गई। तो जो गुड्स उन्हें सामान ऊंची कीमत पर लोग खरीदने लगे, एक से एक व्यापारी आने लगे। तो धीरे धीरे बहुत सारे यूरोप की कंपनियां जो थी घाटे की सौदे में चली गई। कुछ कंपनी लॉस भी हुआ और कुछ कंपनी का तो पतन भी हो गया। तो अब इन्होंने सोचा, अगर हम सामान ढोने में जो खर्च होता था, महासागर से पार कर दूसरे देश जो बेचने जाते थे, अगर शॉर्ट रास्ता खोजें, अगर कोई ब्लॉक रास्ता खोज लें या दूसरे देश को आना बंद कर दें, तो उस सिचुएशन में जो देश ब्लॉक रास्ता खोज लेता था या अपने देश से और सभी कंपनियों को आना बंद कर देता था, तो वो ज्यादा लाभ कमाता था। और इस तरह से पूरे यूरोपीय महादेश में या यूं कहिए पूरे वर्ल्ड में
ट्रेड वार शुरू हो गई थी, व्यापारिक युद्ध शुरू हो गया था, व्यापार करने की होड़ सी मच गई थी। Most of procession in India were taken over by the Dutch. The Dutch established trading centers at Surat, Ahmedabad, Raj. However, their real interest lay in profitable spice trade with London's island of Far East. The British defeated them and took control their Indian positions by the middle of 18th century. The early French settlement in India were Pondicherry, Chandrinagar, and Karikal in South India. As a result of three successive wars between the French and English, the French power in India was destroyed during the trade wars. The companies carried on trade with arms. The trading posts were protected through fortification. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led the intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा जो प्रोटेक्टिव थे वो इंडिया को डच के अधीन से अपने ऊपर सारा कंट्रोल लेना चाहते थे। वो भारत को अपने अंडर में लेना चाहते थे, क्योंकि डच लोग जो थे वो भारत पर मेन रूप से लगभग अधिकार जमा चुके थे और उनका व्यापारिक केंद्र सूरत था। जैसा कि अभी हम बताए थे, 1668 ईस्वी में फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना भी हो गई थी सूरत में। तो डच लोगों का मेन सेंटर ट्रेड का जो था वो सूरत था, और उन्होंने इसके अलावा सूरत के अलावा अहमदाबाद, ब्रज, नयापट्टनम एंड मछलीपट्टनम में शुरू किए थे। वहीं से व्यापार करते थे समुद्री रास्ता से। तो जो अंग्रेज लोग जो थे इन्होंने फ्रेंच लोगों को 18वीं शताब्दी में हरा दिया, और भारत का सारा सिचुएशन जो था, सारा फैक्ट्री या जितने भारत का कंट्रोल इंग्लैंड के हाथों में चला गया, और इस तरह से फ्रेंच का पावर इंडिया पर से समाप्त हो गया, और उसी समय से अंग्रेजों का दबदबा हो गया। ये ट्रेड वार के दौरान कंपनी जो थे, बहुत सारे कंपनी तो नष्ट हुए, और अपने दिस एफर्ट टू fortify settlements that carry profitable trades also led to intense conflict with the local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from policy. और इस ट्रेड वार के कारण बहुत सारे कंपनी को व्यापार करना मुश्किल हुआ। तो बहुत सारे कंपनी जो थी अच्छे मुनाफा कमाने लगे ग्रामीण इलाकों के माध्यम से। ग्रामीण इलाका में भी ट्रेड शुरू हो चुका था। अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ईस्ट इंडिया कंपनी रीच बंगाल। The East India Company set up first factory in Bengal on the banks of the river Hooghly in 1651. The factory had warehouses where goods for export were stored and had office where company officials sat. The factory was the base from which the factors operated. बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी कल पश्चिम बंगाल में सबसे पहली कंपनी 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे बंगाल में स्थापित किया था, जिसे जो आज के समय में कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। और ये फैक्ट्री बहुत जो व्यापार का सामान होता था वो सभी गुड्स को स्टोर करते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये सभी और द फैक्ट्री वाज बेस्ड फ्रॉम व्हिच फैक्टर्स ऑपरेटेड। बोलता है उस समय जो मेनली रूप से फैक्ट्री संचालित होती थी वो कंपनी ट्रेडर्स जो कंपनी का व्यापारी थे उनके अनुसार वे कंपनी को हैंडल करते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी प्रोसीड ट्रेडर्स to settle near the factory. By 1696 it began building a fort around the settlement. 2 years later it permitted Mughal officials to give zamindari right
over 3 village which later developed into the city of कोलकाता। बोलता है जब कंपनी की स्थापना हो गई हुगली नदी के किनारे, तो धीरे धीरे यही कंपनी के आसपास लोग सेटलमेंट भी होना शुरू हो गए। व्यापारी लोग जो थे, जो व्यापार करते थे, जो ट्रेडर्स थे, वो कंपनी के नजदीक ही रहना शुरू हो गए और 1696 ईस्वी में यहाँ पर लोग अपना सेटलमेंट, अपना आश्रय बनाना शुरू कर दिए थे। और 2 वर्ष बाद लगभग 3 गांव पे एक जमींदार, जो मुगल लोग होते थे, जमींदार नियुक्त किए थे। और जमींदार लोगों में विशेषता मुगल लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो उस समय 3 गांव पे लगभग 3 विलेज पे एक जमींदार नियुक्त किए जाते थे और आगे चलकर यही बस्ती कोलकाता शहर के रूप में डेवलप हुआ। 1 of 3 विलेज was Kalikata, thus Kalikata was later called Calcutta and now Kolkata. The company's officer also pressured Aurangzeb to issue a farman granting to right the trade duty free. The farman meant the right to trade duty free for the company only, but company officer carried private trade and refused to pay duty. Murshid Quli Khan, the Nawab of Bengal, protested. The conflict increased after the death of Aurangzeb 1607. The Bengal Nawabs asserted their power and autonomy. Murshid Quli Khan was followed by Aliwardi Khan, then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. बोलता है शुरुआत में तो जो जमींदार थे उन्हें ज्यादा कष्ट नहीं हुआ था। सबसे पहले तो बोल रहा है इन तीनों विलेज को मिलाकर 1 of 3 विलेज, इन तीनों विलेज में से जो एक गांव था उस गांव का नाम था कालीकटा और आगे चलकर इसी गांव का नाम हो गया, ये तीनों बस्ती का नाम हो गया कलकत्ता। और आज के डेट में यही बस्ती जो है कोलकाता के नाम से फेमस है। और उस समय औरंगजेब के हाथ में चूंकि भारत का शासन था, उन्होंने एक फरमान निकाला, उन्होंने एक शाही ऑर्डर निकाला कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे कोलकाता से वो टैक्स फ्री होंगे, उन पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर जब अंग्रेज का वर्चस्व बढ़ा तो उन्होंने मुगल के हाथ से भारत की सत्ता छीन ली। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो वहां जो बंगाल के नवाब थे उन पर अत्याचार होना भी शुरू हो गया था। और उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे, विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। परिणाम ये हुआ कि उन्हें हटा दिया गया और मुर्शिद अली खान उसके बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। और उसके बाद बोलता है दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटेज फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड it any right to mint coins and stopped it from building for the company opposed them the continued most its activities। और इन्होंने आगे चलकर कंपनी में बहुत जो कंपनी था वो उसमें उल्लेखनीय कार्य किए थे और उन्होंने सारे क्रियाकलाप को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई के रास्ते बंगाल पूरे भारत में और बिहार में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलाव हुआ और धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत का भारत गुलाम हुआ।